गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इफ़ यू हैव बीन लाइकिंग अवर वीडियोस फॉर अ वाइल, सो काइंडली प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड whenever we upload the new videos. So the audio video is working fine over here. So let's start the session now. So it is related to payment of checks. It is related to payment of checks. तो यहां पर जो पेइंग बैंकर है उसकी लायबिलिटी क्या रहती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी बैंकर है उसके ऊपर एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि अगर यहां पर कस्टमर का चेक प्रेजेंट होता है एंड फर्दर अगर वो इन ऑर्डर है एंड सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है, उसके केस में एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है बैंक के ऊपर कि बैंक को चेक को ऑनर करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, कि जो भी अकाउंट है ड्रॉर का उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है एंड दिस बैलेंस इज प्रॉपरली एप्लीकेबल फॉर द पेमेंट पर्पसेस। तो हमने अटैचमेंट ऑर्डर गार्निश ऑर्डर को ऑलरेडी पढ़ा। तो अगर अटैचमेंट ऑर्डर गार्निश ऑर्डर है तो उसके केस में प्रॉपरली अवेलेबल बैलेंस नहीं है, प्रॉपरली एप्लीकेबल बैलेंस नहीं है, तो वहां पर बैंक के ऊपर जो ये लायबिलिटी थी, जो ये ऑब्लिगेशन थी, वो फुली एक्सटिंग्विश हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन अगर गार्निश ऑर्डर अटैचमेंट ऑर्डर नहीं है एंड फर्दर जो फंड्स हैं वो प्रॉपरली एप्लीकेबल है तो बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगी कि बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी एंड अदरवाइज बैंक इज टू पे व्हेन द चेक इज ड्यूली रिक्वायर्ड टू डू सो। यानी कि अगर चेक का जो टेनर है, अपरेंट टेनर है, वो अलाउ करता है पेमेंट को एंड फर्दर सभी चीजें सही हैं, बैलेंस अभी बढ़ा है अकाउंट में, तो उसके केस में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर बैंक जो है ऐसी पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट करता है तो उस केस में बैंक को उस डिफॉल्ट के रिलेटेड कंपनसेशन देनी पड़ेगी। किसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी? फॉर टू द ड्रॉर ओनली, टू द ड्रॉर ओनली। ठीक है, तो जो कंपनसेशन बैंक को देनी है वो किसको देनी है? टू द ड्रॉर देनी है और किसी पर्सन को कंपनसेशन यहां पर नहीं देनी है। ओके, एंड फर्दर एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस issue under it guidelines issued under the CTS 2010। तो जो हमारे पास यहाँ पर CTS 2010 की जो गाइडलाइंस है उनके अंडर ये कहा गया है कि कोई भी कटिंग या फिर ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सेप्शन फॉर द डेट वैलिडेशन, एक्सेप्शन फॉर द डेट वैलिडेशन, कोई भी और कटिंग या फिर कोई ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। अब पेइंग बैंकर के केस में क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल रहती है उसको देख लेते हैं। आपको यहां पर चेक का सिंपल सा सिस्टम मैं समझाना चाहता हूं जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज के जैसा ही होता है। सो चेक जो है वो सेक्शन 6 में डिफाइंड है एंड फर्दर इसमें जो नंबर ऑफ पार्टीज है वो यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही रहती हैं। ओके, एंड चेक के केस में एक पर्सन रहेगा ड्रॉर, यानी कि जिस पर्सन का अकाउंट मेंटेन्ड है बैंक के पास, जिस पर्सन का अकाउंट मेंटेन्ड है बैंक के पास, वो यहां पर चेक को क्या करेगा? ड्रॉ करेगा एंड इट विल बी द ड्रॉर। एंड फर्दर जो चेक है हमेशा और हमेशा बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाएगा, तो बैंक जो है यहां पर चेक के केस में हमेशा ड्रॉ ही रहने वाला है। एंड फर्दर जिस पर्सन को पेमेंट मिलनी है अल्टीमेटली दैट विल बी द पे। ठीक है, तो ये तीन पार्टीज यहां पर रहेगी। एक्सेप्टेंस की जरूरत यहां पर चेक के केस में नहीं पड़ती है। ठीक है, अनलाइक कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती थी, यहां पर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज दिस इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन द बैंक कि बैंक को पेमेंट को ऑनर करना पड़ेगा अगर बैलेंस अवेलेबल है, प्रॉपरली एप्लीकेबल है एंड फर्दर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड थे उनको कंप्लीट किया गया है। ओके, फर्दर इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन फॉर पेइंग बैंकर। सबसे पहले हम बात करने वाले रेगुलरिटी ऑफ एंडोर्समेंट के बारे में। देखिए, मैंने आपको एंडोर्समेंट के बारे में ऑलरेडी बताया था। लाइक पर्सन ए ने अगर पर्सन बी को इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर दिया, पर्सन बी ने पर्सन सी को, पर्सन सी ने फर्दर पर्सन डी को। ओके, अब रेगुलरिटी ऑफ एंडोर्समेंट क्या होती है कि ए ने बी को एंडोर्स किया होगा, बी ने सी को एंडोर्स किया होगा एंड सी ने एंडोर्स किया होगा। ठीक है, लेट अस टेक द केस कि यहां पर बी ने सी को एंडोर्स नहीं किया, यानी कि उसके सिग्नेचर्स एंड फर्दर एंडोर्समेंट जो है दैट इज नॉट फाउंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। अगर ऐसा नहीं है तो उसके केस में हम कहेंगे कि एंडोर्समेंट रेगुलर नहीं है। इन दैट पर्टिकुलर केस विल बी सेइंग कि जो एंडोर्समेंट है वो रेगुलर नहीं है एंड उसके केस में किसकी लायबिलिटी रहेगी? पेइंग बैंक की लायबिलिटी रहेगी। ओके, तो पेइंग बैंक की जिम्मेदारी क्या है? पेइंग बैंक की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसने रेगुलरिटी ऑफ एंडोर्समेंट को चेक करना है एंड फर्दर जो पेइंग बैंक है वो यहां पर जो फॉर्जरी है, ऐसा ना हो कि वो यहां पर जेन्युइननेस को चेक करना जो है वो पेइंग बैंक की जिम्मेदारी नहीं है।
ठीक है। तो पेइंग बैंक जो है वो यहां पर जेन्युइननेस को चेक नहीं करता है, एंडोर्समेंट की जेन्युइननेस को चेक नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो रेगुलरिटी है वो यहां पर होनी चाहिए। एंड जेन्युइननेस जो एंडोर्समेंट की चेक करने की जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर, वो कलेक्टिंग बैंक की जिम्मेदारी रहती है। इज दैट क्लियर? ओके। एंड फर्दर, पेई और एंडोर्सी ऑफ अ बिल himself or agent appointed by him should sign the endorsement। तो एंडोर्समेंट कौन कौन कर सकता है? या तो जो पे ही पर्सन है वो करेगा, या जिस पर्सन को एंडोर्स किया गया था प्रीवियसली, जैसे मान लीजिए पर्सन सी को एंडोर्स हुआ, नो पर्सन सी इज एंडोर्सी, या फिर वो साइन करेगा यहां पर फर्दर एंडोर्स करने के लिए, या फिर उनके द्वारा अपॉइंट किया हुआ एजेंट यहां पर एंडोर्स कर सकता है। तो हम यहां पर एजेंसी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई आप एजेंसी अपॉइंट करते हैं उसके केस में आपका एजेंट भी यहां पर एंडोर्स कर सकता है, इफ यू हैव गिवन द अथॉरिटी एज सच। ओके। एंड फर्दर, शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर्स। तो जैसे मान लीजिए यहां पर अगर मान लीजिए अभिनव ने चेक को एंडोर्स किया है टू द पर्सन राहुल, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि अभिनव सिग्नेचर्स करेगा कैपिटल लेटर्स में, तो ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। एंडोर्समेंट के टाइम पर सिग्नेचर जो है वो यहां पर कैपिटल लेटर्स में अलाउड नहीं है। एंड फर्दर, इफ पेएबल टू टू पर्संस, तो उसके केस में यहां पर दोनों पर्संस को अपनी हैंडराइटिंग में एंडोर्समेंट करनी होगी, अपनी हैंडराइटिंग में यहां पर सिग्नेचर्स उनको करने होंगे। एंड स्पेलिंग ऑफ द नेम ऑफ द एंडोर्सी मस्ट बी द सेम एज अपियरिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट। तो अगर यहां पर मान लीजिए अभिनव को पहले किसने एंडोर्स किया था एंड उसने सिग्नेचर्स, उसने यहां पर एंडोर्समेंट के टाइम पर अभिनव के जो स्पेलिंग थे ABHEE लिखे थे, तो यहां पर सिग्नेचर जो है वो ABHEE के साथ करने पड़ेंगे, तब वो एंडोर्समेंट वैलिड मानी जाएगी। अदरवाइज वो एंडोर्समेंट जो है दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी वैलिड। ओके। नेक्स्ट जो यहां पर प्रोटेक्शन मिलती है पेइंग बैंकर को, दैट इज इन द केस ऑफ द पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स जो है वो सेक्शन 10 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइंड है। एंड फर्दर, पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहती है कि अगर आपने गुड फेथ में बिना किसी नेग्लिजेंस के पेमेंट की है, अगर जो पेमेंट है वो एपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से की गई है, एंड फर्दर जो पेमेंट है सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन को की गई है जिसके पोजेशन में इंस्ट्रूमेंट है, एंड फर्दर कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है जो आपको ये सोचने का मौका दें कि इस पर्सन को पेमेंट नहीं दी जानी चाहिए थी। अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया है तो उस तरह की पेमेंट जो की जाती है पेइंग बैंकर के द्वारा, दैट इज सेड टू बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स। एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स के केस में पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है। ओके। तो अगर बैंक ने बिना किसी नेग्लिजेंस के एंड फर्दर गुड फेथ में एंड एपरेंट टेनर के हिसाब से जिस पर्सन के पास इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है उसी पर्सन को, एंड कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है जिसके बेस पर बैंक ये माने कि यहां पर जो पर्सन पेमेंट रिसीव कर रहा है ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव सो, तो उसके केस में यहां पर जो पेमेंट की जाती है दैट इज कंसीडर्ड टू बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स। एंड फर्दर इसी तरह से एंडोर्समेंट इन बेरर चेक के केस में यहां पर पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है। अगर इंस्ट्रूमेंट बेरर इंस्ट्रूमेंट है, लेट मी टेल यू वंस अगेन, अगर इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर एंडोर्समेंट की जा रही है, चाहे वो एंडोर्समेंट रेगुलर ना भी हो, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पेइंग बैंक की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि वंस अ बेरर इज ऑलवेज अ बेरर। तो बेरर इंस्ट्रूमेंट के केस में जो एंडोर्समेंट्स होती हैं दोज आर मीनिंगलेस। ओके क्योंकि बेरर इंस्ट्रूमेंट के केस में जिस पर्सन के पास पोजेशन है इंस्ट्रूमेंट का वो यहां पर पेमेंट ले सकता है, तो यहां पर रेगुलरिटी ऑफ एंडोर्समेंट्स का कोई भी मतलब नहीं बनता है। एंड फर्दर, चेक विद मटेरियल ऑल्टरेशन नॉट विजिबल विद द नेकेड आई। अगर यहां पर चेक के बीच में ऑल्टरेशन की गई है, मटेरियल ऑल्टरेशन की गई हैं, एंड फर्दर अगर वो नेकेड आइज के साथ विजिबल नहीं है, उसके केस में भी यहां पर पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 89। ओके तो कौन कौन सी प्रोटेक्शंस अवेलेबल है यहां पर दोबारा से देख लेते हैं। पहली प्रोटेक्शन हमने देखी थी रेगुलरिटी ऑफ एंडोर्समेंट के रिलेटेड इन द केस ऑफ द चेक अंडर सेक्शन 85 सबसेक्शन 1, 85 ए के अंडर इन द केस ऑफ द बैंक ड्राफ्ट, एंड फर्दर रिलेटेड टू द सेक्शन 10 दैट इज रिलेटेड टू पेमेंट इन ड्यू कोर्स, एंड फर्दर इट वाज रिलेटेड टू एंडोर्समेंट्स इन द केस ऑफ द बेरर इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 85 सबसेक्शन 2, चेक विद मटेरियल ऑल्टरेशन दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 89, एंड फर्दर फॉर क्रॉस्ड चेक
फॉर क्रॉस्ड चेक अंडर सेक्शन 128 इफ द पेमेंट इज इन ड्यू कोर्स। तो अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स है एंड क्रॉस्ड चेक की यहां पर पेमेंट की गई है तो उसके केस में भी यहां पर पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो यहां पर ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है पेइंग बैंक के लिए। जल्दी से जल्दी यहां पर सेक्शन लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहला हमने पढ़ा था 85 सेक्शन 1 के अंदर, दूसरा हमने पढ़ा था सेक्शन 85A के अंदर, ये था रेगुलरिटी ऑफ एंडोर्समेंट से रिलेटेड। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 10 के अंदर होल्डर इन ड्यू कोर्स, यहां पर नॉट इन होल्डर इन ड्यू कोर्स, दैट वाज रिलेटेड टू पेमेंट इन ड्यू कोर्स। देन इट वाज रिलेटेड टू कि अगर यहां पर बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो यहां पर एंडोर्समेंट जो है वो मीनिंगलेस है। अगर मटेरियल ऑल्टरेशन है बट नॉट विजिबल विद नेकेड आइज तो सेक्शन 89 के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है। एंड फर्दर अगर क्रॉस्ड चेक है एंड तो उसके केस में सेक्शन 128 के अंदर यहां पर पेमेंट इन ड्यू कोर्स अगर की गई है तो भी यहां पर प्रोटेक्शन जो है वो यहां पर पेइंग बैंक को मिलती है। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट कि बैंक को किन केसेस में पेमेंट नहीं करनी चाहिए। बैंक को किन केसेस में पेमेंट नहीं करनी चाहिए, तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। ओके, तो बैंक उसके केस में इवन प्रीवियसली ड्रॉन जो चेक है उसकी पेमेंट भी नहीं करेगा। बैंक जो प्रीवियसली ड्रॉन चेक है, इंस्ट्रूमेंट है, उसकी पेमेंट भी नहीं करेगा। मान लीजिए पर्सन ए ने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया 1 जनवरी को, 5 जनवरी को उसकी डेथ हो गई है, इंस्ट्रूमेंट 8 जनवरी को प्रेजेंट किया गया बैंक के पास पेमेंट के लिए। बैंक की नॉलेज में ऑलरेडी है कि यहां पर 5 जनवरी को पर्सन की पेमेंट हो चुकी है, तो बैंक यहां पर चेक की पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है। जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है। एंड यहां पर कस्टमर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल कस्टमर, ज्वाइंट अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, एचएफ की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म्स की बात कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन केसेस की बात कर रहे हैं क्योंकि इन द केस ऑफ ट्रस्ट, इन द केस ऑफ कंपनी, जहां पर कैपेसिटी जो रहती है, जहां पर परपेचुअल सक्सेशन है, वहां पर बेसिकली अगर पर्सन की डेथ हो भी जाती है, डायरेक्टर की जैसे डेथ हो भी गई, मान लीजिए कंपनी के केस में अगर डायरेक्टर की डेथ हो भी गई तो उसके केस में ऐसा तो है नहीं कंपनी चलनी बंद हो जाएगी, तो उसके केस में चेक जो है वो पे किया जाएगा। ओके, तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पेइंग बैंक एंड कलेक्टिंग बैंक को डिफाइन कीजिए। कलेक्टिंग बैंक जो है जिसके पास आपने चेक कलेक्शन के लिए भेजा है, आप एक कस्टमर है, आप अपने अकाउंट में चेक लगाते हैं, प्रेजेंट करते हैं एंड फर्दर उसे कलेक्शन के लिए भेजते हैं। आपका बैंक पीएनबी है, आपके पास एसबीआई का चेक है, आप चेक को क्लियरिंग में भेजते हैं, तो कलेक्टिंग बैंक वो होगा जो क्लियरिंग में प्रेजेंट करेगा इंस्ट्रूमेंट को। एंड पेइंग बैंक यानी कि एसबीआई बैंक यहां पर पेमेंट करेगा तो वो पेइंग बैंक रहेगा। देन इट इज अ केस कंपनी इन लिक्विडेशन, तो अगर कंपनी को वाइंड अप किया गया है, कंपनी लिक्विडेशन में है, तो उसके केस में कंपनी के जो एसेट्स होते हैं दोज आर बेसिकली विद द ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो उसके केस में भी जो यहां पर बैंक है चेक की पेमेंट नहीं करेगा। अगर कस्टमर जो है वो इंसेन है तो इंसैनिटी भी यहां पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है उसको यहां पर टर्मिनेट कर देती है, उसके केस में भी यहां पर पेमेंट नहीं की जाएगी। अगर इनसॉल्वेंट कस्टमर है, अगर इनसॉल्वेंट कस्टमर है यानी कि इफ द कस्टमर इज एडजुडिकेटेड इनसॉल्वेंट, तो उसके केस में भी जो बैलेंस इन अकाउंट है दैट इज वेस्टेड विद द ऑफिशियल रिसीवर, तो वो यहां पर ऑफिशियल रिसीवर के पास चला जाएगा। अगर कस्टमर को दिवालिया घोषित कर दिया गया है उसके केस में भी जो अकाउंट का बैलेंस है दैट इज वेस्टेड विद द ऑफिशियल रिसीवर एंड फर्दर ऑफिशियल रिसीवर के पास चला जाता है बैलेंस, तो उसके केस में भी आप यहां पर अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते हैं। ओके, फर्दर अगर चेक को स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन दी गई है, यानी कि अगर चेक से रिलेटेड स्टॉप पेमेंट की काउंटर मांड कर दिया गया, उसकी स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसके रिलेटेड भी आप यहां पर पेमेंट नहीं कर सकते हैं। एंड यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड कुछ, जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि 1 जनवरी को कस्टमर ने यहां पर इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया, 5 जनवरी को यहां पर उसकी डेथ हो जाती है एंड 8 जनवरी को यहां पर पेमेंट कर दी जाती है बैंक के द्वारा, क्योंकि बैंक को ये फैक्ट मान लीजिए पता नहीं था कि कस्टमर की डेथ हो चुकी है, तो डेफिनेटली उसके केस में बैंक की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, बैंक की उस केस में कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर नॉमिनी ने यहां पर क्लेम प्रेजेंट कर दिया हुआ है या फिर जो लीगल हेयर्स है उन्होंने क्लेम प्रेजेंट कर दिया हुआ है एंड फर्दर उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हुए हैं, दे हैव इंटीमेटेड द
they have intimated the bank with the documentary proof related to the death of the account holder. उसके केस में अगर बैंक पेमेंट कर देता है तो बैंक की यहां पर लायबिलिटी रहेगी, अदरवाइज बैंक की लायबिलिटी यहां पर नहीं रहेगी इस केस में. इज दैट क्लियर? ओके. तो और कौन से केसेस हो सकते हैं जिसके केस में मान लीजिए कि अकाउंट में फंड्स ही नहीं है, या फिर गार्निश ऑर्डर, या फिर आपके पास अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टेल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि वो एक्सपायर हो चुका है, तो इन सभी केसेस में भी आप यहां पर पेमेंट नहीं करते हैं. ओके. नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू डिसऑनर ऑफ द चेक्स व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 138 टू 147. नाउ व्हाट इज डिसऑनर ऑफ द चेक? आपने इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट किया, यू जस्ट प्रेजेंटेड द इंस्ट्रूमेंट. पर्सन ए के पास एक चेक था जो कि पर्सन डी ने दिया था, एंड पर्सन डी ने जब इस इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने का मतलब है कि चेक यहां पर बैंक में जाकर के जमा करवाया, आइदर फॉर द काउंटर पेमेंट या फिर इसने यहां पर क्लियरिंग में इंस्ट्रूमेंट को लगाया. उसके केस में यहां पर चेक में बैलेंस जो था वो नहीं था, चेक में जो अकाउंट में जो बैलेंस था या वो नहीं था, या फिर सिग्नेचर्स डिफर कर रहे थे, अकाउंट जो था वो क्लोज कर दिया जा चुका था, या फिर चेक की स्टॉप पेमेंट करवा दी जा चुकी थी. तो इन सभी केसेस के ऊपर भी यहां पर जजमेंट आ चुकी है कोर्ट्स के द्वारा. इन सभी केसेस के अंदर भी यहां पर चेक को डिसऑनर ही माना जाता है, एंड सेक्शन 138 के अंदर इनका जो केस है वो यहां पर लगाया जा सकता है. ओके. तो यहां पर जो चेक है अगर उसे यहां पर किसी लॉफुल लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया गया था, लेकिन जब चेक को प्रेजेंट किया गया तो चेक को वापस कर दिया गया, या तो उसमें रीजंस लिखा गया रिलेटेड टू इनसफिशिएंट बैलेंस, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अलग अलग जजमेंट्स में यहां पर कहा है कि अगर आपके पास मीमो में जो चेक रिटर्न मीमो है उसके बेस में लिखा गया रेफर टू ड्रॉर, अकाउंट क्लोज, exceeds arrangement payment and payment stopped by the drawer, effects not clear, इनको भी insufficient balance के equivalent माना जाएगा, इनको भी insufficient balance के equivalent माना जाएगा. अब यहां पर पर्सन डी जो है, यहां पर जो पर्सन डी है, यहां पर पर्सन ए जो है, इसका इंस्ट्रूमेंट यहां पर क्या किया गया है, इसे यहां पर रिटर्न किया गया है. तो उसके केस में यहां पर जो पेई है, यानी कि जिसने यहां पर पेमेंट लेनी थी, पेई, या फिर जिसको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं, वो पर्सन यहां पर एक नोटिस देगा ड्रॉर को. तो पर्सन डी जो है वो यहां पर क्या है, हु इज अ ड्रॉर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो ड्रॉर को यहां पर एक नोटिस दिया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर पर्सन ए को, यानी कि पे को या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स को, ये नोटिस पर्सन डी को देना पड़ेगा. एंड पर्सन ए विल बी आस्किंग, पर्सन ए जो है वो यहां पर किस चीज के लिए पूछेगा, दैट विल बी आस्किंग फॉर द रिसीविंग द फॉर पेइंग द अमाउंट विद इन 15 डेज. एंड पर्सन डी को ये डायरेक्ट करेगा कि जैसे तुम्हें ये इंफॉर्मेशन, ये नोटिस मिलता है तो 15 दिन के अंदर अंदर मुझे मेरी पेमेंट करवा दो, तो 15 दिन के अंदर अंदर तो मुझे मेरी पेमेंट करवा दो. तो यहां पर ड्रॉर के पास एक मौका रहेगा, एक चांस रहेगा कि जैसे उसके पास ये नोटिस रिसीव हुआ है तो उसके केस में अगर तो वो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करवा देता है तो वो चीज खत्म हो जाती है. लेकिन अगर वो यहां पर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करवाता है तो उसके केस में जो प्रोसिक्यूशन है, यानी कि कानूनी कार्रवाई जो है वो यहां पर स्टार्ट की जा सकती है. तो वो यहां पर कानूनी कार्रवाई यहां पर स्टार्ट की जा सकती है. एंड फर्दर द कंप्लेंट इज टू बी मेड विद इन 1 मंथ ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन अराइजिंग. ठीक है. तो यानी कि आपको प्रोसेस यहां पर सिंपल से वर्ड्स में समझा देता हूं यहां पर कि प्रोसेस क्या रहने वाला है. ओके. तो पर्सन ए ने चेक को प्रेजेंट किया, चेक जो था वो डिसऑनर हो गया. एंड फर्दर यहां पर विद इन 30 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज व्हेन द चेक इज जस्ट डिसऑनर्ड, उसके बीच में एक 15 दिन का नोटिस यहां पर दिया जाएगा पर्सन डी को. अगर तो पर्सन डी पेमेंट कर देता है तो ठीक है, लेकिन अगर पर्सन डी यहां पर पेमेंट नहीं करता है, अगर पर्सन डी जो है वो अगर यहां पर पेमेंट नहीं करता है, उसके केस में यहां पर पर्सन ए को विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसिक्यूशन को स्टार्ट कर सकता है. दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द नोटिस, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द नोटिस. 30 दिन का टाइम इसको और मिल जाएगा जिसके अंदर अंदर ये यहां पर केस फाइल कर सकता है. इज इट क्लियर? एंड फर्दर देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोसीडिंग्स. वन इट इज अ समरी प्रोसीडिंग्स. समरी प्रोसीडिंग का मतलब रहता है कि जहां पर एक पार्शियल जजमेंट जो है वो दी गई है, उसके केस में 5,000 रुपए तक का फाइन एंड फर्दर इम्प्रिजमेंट हो सकती है 1 साल तक की, या फिर दोनों ही हो सकती हैं. एंड फर्दर अगर रेगुलर प्रोसीडिंग्स रहती हैं एंड फुल जजमेंट दी गई है, उसके केस में यहां पर पनिशमेंट जो है
वो डबल द अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, यानी कि जितने अमाउंट का चेक था उससे डबल यहां पर पेनल्टी हो सकती है। एंड इम्प्रिजनमेंट जो है वो यहां पर 2 साल की हो सकती है या फिर दोनों ही हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? एंड दैट इज रिलेटेड टू डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। एंड यहां पर एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा रिलेटेड टू नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, रिलेटेड टू नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। तो नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग जो है वो कौन से केस में यहां पर चलता है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग जो है वो यहां पर कौन से केस में एप्लीकेबल रहता है, यानी कि वो चेक के केस में एप्लीकेबल रहता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एप्लीकेबल रहता है, या फिर वो चेक के केस में एप्लीकेबल रहता है। जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए कि यहां पर जो नोटिंग है, प्रोटेस्टिंग है, वो किस केस में एप्लीकेबल रहता है। काइंडली प्लीज आंसर इट एट द अर्लीएस्ट। That is applicable in the case of the bill of exchange. That is applicable in the case of the bill of exchange. तो यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर होता है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा? उसके केस में जो असेप्टर है, उसे एक नोटिस देना पड़ेगा। जो ड्रॉर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है, उसने फर्दर दे दिया था किसको? पेई को दे दिया था इंस्ट्रूमेंट, पेई को इंस्ट्रूमेंट दे दिया था। तो यहां पर नोटिस दिया जाएगा, डिसऑनर का नोटिस दिया जाएगा पेई के द्वारा असेप्टर को, रिलेटेड कि इसकी पेमेंट नहीं की गई, पेमेंट करवाई जाए। एंड फर्दर इस डिसऑनर के नोटिस के साथ यहां पर पर्सन जो है वो चला जाएगा नोटरी पब्लिक ऑफिसर के पास, जहां पर डिसऑनर का जो फैक्ट है उसको नोट करवाया जाएगा। यानी कि नोटिंग के जो चार्जेस है वो पे करते हुए नोटिंग का जो ये डिसऑनर का फैक्ट है उसे नोट करवाया जाएगा विद द नोटरी पब्लिक ऑफिसर। एंड दैट इज सेड टू बी व्हाट? दैट इज सेड टू बी नोटिंग। उसे ही हम नोटिंग कहते हैं। एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 99 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अंडर सेक्शन 99 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इट इज डिफाइंड। एंड फर्दर अगर यहां पर एक सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कहा जाता है, एंड फर्दर दैट सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द नोटरी पब्लिक ऑफिसर, तो उस सर्टिफिकेट को हम प्रोटेस्ट कहते हैं। दैट इज सेड टू बी प्रोटेस्ट, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 100। तो उसे सेक्शन 100 के तहत यहां पर डिफाइन किया गया है। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। एंड यहां पर एक टर्म पूछी गई है रिलेटेड टू रेफर टू ड्रॉर कब होता है। व्हाट इज रेफर टू ड्रॉर? तो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिफरेंट जजमेंट्स हैं उनके हिसाब से अगर अकाउंट को क्लोज कर दिया गया है या फिर स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं या फिर रेफर टू ड्रॉर है, उसके केस में यहां पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। किससे? कस्टमर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए अगर कस्टमर के सिग्नेचर्स मिसमैच होते हैं, अगर मान लीजिए कस्टमर के सिग्नेचर्स जो हैं वो मिसमैच हो रहे हैं, कस्टमर के जो सिग्नेचर्स हैं वो मिसमैच हो रहे हैं, या फिर और कोई प्रॉब्लम है अकाउंट में जो कि ड्रॉर के एंड पर है। ड्रॉर बेसिकली कौन होता है? जिसने इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहां पर एक तरह से क्या है, एक ये क्वेश्चन है टू द पे इटसेल्फ कि वो एक बार कांटेक्ट करे विद द ड्रॉर रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट, तो यहां पर स्पेसिफिकली उसे कह दिया जाता है रेफर टू ड्रॉर। उसे क्या कह दिया जाता है? रेफर टू ड्रॉर कह दिया जाता है। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है? काइंडली से जल्दी कंफर्म कर दीजिए। ओके। एंड एक यहां पर लिखा गया है कि एक्सीडिंग अरेंजमेंट्स, तो इसके बारे में पूछा गया, यहां पर इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर एक्सीडिंग अरेंजमेंट कब रहता है। मान लीजिए पर्सन ए को यहां पर एक सीसी लिमिट अलाउ की गई थी अमाउंटिंग रुपीज 50,000, 50,000 रुपए की एक सीसी लिमिट यहां पर अलाउ की गई थी। एंड फर्दर दिस लिमिट इज फुल्ली यूटिलाइज्ड,
दिस लिमिट इज फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड यहां पर कोई भी फंड्स अब इसमें अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू यहां पर इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाए, ऑनर किया जाए, जिसके थ्रू यहां पर इंस्ट्रूमेंट को ऑनर किया जाए। तो यहां पर चेक को रिटर्न कर दिया जाएगा, यहां पर इंस्ट्रूमेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा, राइटिंग अ रीजन। क्या रीजन लिखा जाएगा मीमो में? डेट एक्सीडिंग अरेंजमेंट्स, दैट इज एक्सीडिंग अरेंजमेंट, कि जो अरेंजमेंट्स थे उसके हिसाब से हम यहां पर चेक को ऑनर नहीं कर पा रहे हैं, इट इज एक्सीडिंग अरेंजमेंट। ओके, तो वहां पर डिसऑनर के लिए ये रीजन लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू इंडिविजुअल अकाउंट्स, रिलेटेड टू द इंडिविजुअल अकाउंट। तो यहां पर इंडिविजुअल अकाउंट यानी कि जो भी पर्संस मेजर हैं, साउंड माइंड के हैं, वो यहां पर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले जो पर्सन है वो मेजर हो, सेकंड चीज है कि वो साउंड माइंड का हो, एंड फर्दर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ टू बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाए। दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल अकाउंट। वहां पर इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया जा सकता है। एंड फर्दर जो मेजॉरिटी है एज पर द जो बेसिकली यहां पर सबसे पहली चीज है दैट इज रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो है वो यहां पर कहता है कि कोई भी पर्सन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 कहता है कोई भी पर्सन अगर वो मेजर है, वो साउंड माइंड का है, एंड फर्दर उसे किसी कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया कि वो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, अगर ऐसा नहीं है, एंड फर्दर वो रेजिडेंट कंट्री का यहां पर रेजिडेंट नहीं है, किसका? एनिमी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो उन केसेस में जो पर्सन है उसका अकाउंट यहां पर इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया जा सकता है। माइनर हालांकि वो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी यहां पर माइनर को अलाउ किया गया अंडर सेक्शन 26 कि यहां पर वो अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है, कि वहां पर अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है, एंड फर्दर वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एंडोर्स कर सकता है, उनको ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज रहती है रिलेटेड टू द इंडिविजुअल अकाउंट्स, related to the individual accounts. Then it is related to joint accounts. It is related to joint account, जहां पर दो या उससे ज्यादा जो competent persons हैं वो jointly एक अकाउंट ओपन करते हैं, that is said to be joint account. And जो operational instructions हैं those must be clear. तो जो यहां पर operational instructions हैं those must be clear in the account, and further यहां पर पेमेंट जो है इन द इवेंट ऑफ द डेथ वो किसको आएगी, वो चीजें भी यहां पर क्लियर होनी चाहिए। तो आपको यहां पर क्वेश्चन पूछने वाला हूं रिलेटेडली कि पर्सन ए एंड बी का एक ज्वाइंट अकाउंट है, पर्सन ए एंड बी का एक ज्वाइंट अकाउंट है, एंड फर्दर नॉमिनेशन इज पर्सन सी, नॉमिनेशन जो है वो पर्सन सी एंड ज्वाइंटली ऑपरेटेड ये अकाउंट है। यहां पर पर्सन ए की यहां पर डेथ हो जाती है, पर्सन ए की यहां पर डेथ हो जाती है, तो बैलेंसेस जो है वो किनको पे किए जाएंगे, टू हुम द बैलेंस विल बी पेड। पर्सन ए की डेथ हो गई है, पर्सन ए एंड बी का ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट है, पर्सन सी इज द नॉमिनी ओवर हियर टू होम द बैलेंसेस आर टू बी पेड। तो बैलेंसेस यहां पर किससे पे किए जाएंगे? काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर कर दीजिए कि बैलेंस जो है वो यहां पर किसे पेमेंट किए जाएंगे। The balances will be paid to the person B and further legal heirs of a person A. वेरी राइट, तो यश ने यहां पर सबसे पहले आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है रिलेटेड टू इट कि बैलेंसेस जो है वो पर्सन बी को एंड जो पर्सन ए के लीगल हेयर है उनको यहां पर पेमेंट की जाएगी। आपको एक सिंपल सा आइडिया बता देता हूं कि नॉमिनेशन अकाउंट में तब यहां पर लागू होगी जॉइंट अकाउंट के केस में, खास करके जब सभी अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाएगी। अदरवाइज यहां पर नॉमिनेशन का जो रूल है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो चाहे आइदर सर्वाइवर का केस है, अगर आइदर सर्वाइवर का केस होता एंड फर्दर एक पर्सन की डेथ हो गई, फिर तो यहां पर अगर इसकी डेथ हो गई तो बी को यहां पर जो बैलेंसेस थे वो मिल जाने थे, अगर आइदर सर्वाइवर का केस होता। अगर फॉर्मर सर्वाइवर का केस होता, अगर ए एंड बी का फॉर्मर सर्वाइवर होता अकाउंट ऑपरेशन, तो ए की डेथ हो जाती तो सर्वाइवर को पैसे मिल जाते, दैट इज क्लियर। ओके, लेकिन अगर दोनों की डेथ हो गई है तो उसके केस में नॉमिनी को पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट के केस में अगर एक पर्सन की डेथ हुई है तो पैसे जो हैं वो जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके लीगल हेयर्स एंड फर्दर जो यहां पर सर्वाइवर्स हैं उनको ज्वाइंटली पेमेंट की जाएगी। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। ओके,
नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू HUF, दैट इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. नाउ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर JHF, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू कि यहां पर जो आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, उस एस्टेट को संभालने के लिए अथॉरिटी किस पर्सन के पास रहेगी. ठीक है, तो ये किसी भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रहती है दैट इज डिसाइडेड बेस्ड अपॉन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. दैट इज बेस्ड अपॉन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. तो यहां पर फैमिली का जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन है, चाहे वो मेल पर्सन है चाहे वो फीमेल पर्सन है, दैट वुड बी सेड टू बी कर्ता. जैसे मान लीजिए यहां पर हम 5 मेंबर ले रहे हैं, ABCDE. ठीक है, तो यहां पर पर्सन ए जो है वो एल्डेस्ट मेंबर है, चाहे वो यहां पर मेल मेंबर है चाहे वो फीमेल मेंबर है, तो यहां पर वो क्या रहेगा, दैट वुड बी बेसिकली सेड टू बी कर्ता. वो यहां पर कर्ता रहेगा, उसको कर्ता कहा जाता है. एंड जो बाकी के पार्टनर्स है, दोज आर सेड टू बी को पार्टनर्स. उनको हम क्या कहते हैं, दोज आर सेड टू बी को पार्टनर्स, उनको को पार्टनर कहा जाता है. ओके, एंड कर्ता के पास अथॉरिटी रहती है कि वो यहां पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को खरीद बेच सकता है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बेस पर लोन ले सकता है, वो डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, वो किसी पर्सन की लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकता है. एंड फर्दर ऐसा करने के लिए उसे और जो उसके को पार्टनर्स हैं उनसे यहां पर सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद का डिसीजन ले सकता है. इज दैट क्लियर? पहले जो था डेट वाज रिलेटेड टू कि सिर्फ और सिर्फ जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है वही पर्सन कर्ता बन सकता था, लेकिन अब यहां पर जजमेंट दी गई है कोर्ट के द्वारा कि यहां पर हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड किया गया है कि जो फीमेल एल्डेस्ट मेंबर है वो भी यहां पर फैमिली में कर्ता बन सकते हैं. इज दैट क्लियर? क्या ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है? ओके, एंड फर्दर लेट मी टेल यू कि यहां पर नंबर ऑफ को पार्टनर्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कर्ता की पावर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बताया कि वो यहां पर प्रॉपर्टी को, डेप्ट को इंकर कर सकता है, कि जो पर्सन है वो यहां पर लोन ले सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, सिक्योरिटीज को प्लेज कर सकता है. एंड फर्दर इसके लिए उसे को पार्टनर्स के कंसेंट की जरूरत नहीं है. लेकिन अब यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ लायबिलिटी भी यहां पर कर्ता की जो रहती है वो अनलिमिटेड रहती है. व्हेन आई से अनलिमिटेड लायबिलिटी, व्हाट डज इट मीन? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब रहता है कि पर्सन ए का जो स्टेक है इस प्रॉपर्टी में, पर्सन ए की जो हिस्सेदारी है इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वो तो लायबल रहेगी रहेगी, साथ ही साथ पर्सन ए यानी कि कर्ता के जो अपने पर्सनल एसेट्स हैं वो भी लायबल रहेंगे, वो भी लायबल रहेंगे. यही चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो को पार्टनर्स की लायबिलिटी है दैट इज ओनली एंड ओनली अप टू द एक्सटेंट, वो सिर्फ और सिर्फ उस एक्सटेंट तक है. जो यहां पर को पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक्सटेंट के ऊपर है. किस एक्सटेंट के ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ इस एक्सटेंट के ऊपर है कि जो शेयर उनका यहां पर प्रॉपर्टी में सिर्फ उतनी लायबिलिटी उनकी रहेगी. लेकिन कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि उसका जो शेयर है प्रॉपर्टी में वो तो यहां पर लायबल रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ उसका जो पर्सनल शेयर है, जो उसका पर्सनल यहां पर उसके एसेट्स हैं वो भी लायबल रहेंगे. यही कारण है कि जब कर्ता को लोन दिया जाता है तो उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर बैंक्स जो हैं वो को पार्टनर्स के थ्रू भी उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं. यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहां पर को पार्टनर्स के द्वारा भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे एज वेल एज कर्ता के द्वारा भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे जब भी यहां पर लैंडिंग दी जाती है. एंड फर्दर जो बैंक है वो यहां पर अगर कोई को पार्टनर माइनर है तो उसकी केस में जो डॉक्यूमेंट्स हैं माइनर के गार्डियन के द्वारा एग्जीक्यूट करवा लिए जाएंगे. एंड फर्दर जो बैंक है वो यहां पर नंबर ऑफ को पार्टनर्स, उनकी सभी डिटेल्स को प्रॉपरली नोट डाउन कर लेगा. इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है? जल्दी से जल्दी बता दीजिए, जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि यहां पर जो भी अकाउंट है, जो भी लोन अकाउंट अगर दिया जाता है, अगर लोन सैंक्शन किया जाता है तो उसके केस में यहां पर डॉक्यूमेंट जो है वो यहां पर कर्ता तो साइन करता ही करता है, कर्ता तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ यहां पर कर्ता के साथ साथ जो को पार्टनर्स हैं उनके द्वारा भी एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं ताकि उनकी भी पर्सनल लायबिलिटी बन जाए, ओके, इस चीज को ध्यान में रखेंगे. देन फर्दर इट इज रिलेटेड टू द प्रिकॉशंस व्हाइल ग्रांटिंग क्रेडिट फैसिलिटी, तो इसमें वही चीज को कवर अप किया गया. एंड फर्दर अगर कर्ता अब्रॉड में रहता है,
अगर कर्ता मान लीजिए ज्यादातर टाइम अब्रॉड में रहता है तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन करता नहीं रहेगा, यानी कि वो पर्सन जो है वो यहां पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, स्टेट है, उसको मैनेज नहीं करेगा. द कर्ता वुड बी द पर्सन हु विल बी कंटिन्यूइंग टू मैनेज द अकाउंट ऑपरेशंस. ठीक है. एंड फर्दर अकाउंट ऑपरेशंस के लिए जो करता है वो किसी पर्सन को मैंडेट दे सकता है कि उसकी जगह पर वो अकाउंट को ऑपरेट कर ले. ओके. एंड आल्सो इस चीज को ध्यान से समझेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मान लीजिए पर्सन ए जो है वो करता है एंड फर्दर वो यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर देता है. लेट अस टेक द केस कि उसने 5 लाख रुपए की पेमेंट के लिए एक चेक को यहां पर ड्रॉ किया है. क्योंकि यहां पर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी तो सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा? ऑथराइज्ड सिग्नेटरी तो सिर्फ और सिर्फ कर्ता ही रहेगा. कर्ता वुड बी द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी. तो यहां पर कर्ता ने क्या किया? कर्ता ने यहां पर 5 लाख का जो चेक था वो ड्रॉ कर दिया. तो यहां पर पर्सन बी जो कि को पार्टनर है वो बैंक में पहुंच गया इस चेक की स्टॉप पेमेंट करवाने के लिए, तो काउंटर मांड करवाने के लिए. तो यहां पर पर्सन बी यानी कि को पार्टनर्स के पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं रहती है कि वो यहां पर इंस्ट्रूमेंट को काउंटर मांड कर पाए. ओके. ये चीज क्लियर हो गई है यहां पर? काइंडली भी जल्दी से जल्दी यहां पर कंफर्म कर दीजिए कि ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है. Okay. And further, it is related to JFH, that is joint stock companies. Next जो टॉपिक है that is related to the joint stock company. ओके. तो यहां पर कुछ एक क्वेश्चंस हैं, पहले उनको कवर अप कर लेते हैं. तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू कि आइदर सर्वाइवर फॉर्मर सर्वाइवर के केस में नॉमिनी कर सकते हैं. डेफिनेटली नॉमिनी इज अलाउड, लेकिन जो भी नॉमिनी की जाएगी दैट विल बी डन जॉइंटली. जो भी नॉमिनेशन की जाएगी वो जॉइंटली की जाएगी. नॉमिनेशन जो भी किया जाएगा वो जॉइंटली होगा. जॉइंट अकाउंट के केस में चाहे ऑपरेशंस जो हैं वो आइदर सर्वाइवर है, चाहे वो फॉर्मर सर्वाइवर है, चाहे ऑपरेशन आइदर सर्वाइवर है, चाहे फॉर्मर सर्वाइवर है, चाहे वो जॉइंटली ऑपरेटेड है, तीनों ही केसेस में नॉमिनेशन जो है वो अलाउड है. लेकिन जो नॉमिनेशन की जाएगी वो यहां पर जॉइंटली की जाएगी, यानी कि सभी अकाउंट होल्डर्स के सिग्नेचर्स यहां पर चाहिए, उसके साथ ही यहां पर नॉमिनेशन हो सकती है. इसके अलावा अगर नॉमिनेशन में कोई कैंसिलेशन करनी है, अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए भी सभी यहां पर अकाउंट होल्डर्स के सिग्नेचर चाहिए होंगे. तभी ये चीज अलाउड रहेगी. इज दैट क्लियर? ओके. तो लास्ट पॉइंट यहां पर कहा गया कि लास्ट पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है. लास्ट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मान लीजिए कर्ता ने कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया, कर्ता ने कोई चेक ड्रॉ किया एंड फर्दर जो को पार्टनर था वो यहां पर कहता है कि मैंने स्टॉप पेमेंट करवानी है, तो वो यहां पर नहीं करवा पाएगा. तो को पार्टनर यहां पर स्टॉप पेमेंट नहीं करवा पाएगा. इज दैट क्लियर? एंड फर्दर यहां पर पूछा गया कि रिलेटेड टू कि एचएफ के केस में जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो किनके द्वारा सिग्नेचर किया जा सकता है. तो जल्दी से जल्दी आई वांट यू ऑल टू आंसर कि अगर नॉर्मल इनका अकाउंट ओपन किया जा रहा है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म यहां पर साइन करना है, तो वो यहां पर एचएफ के केस में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में सिग्नेचर्स कौन करेगा? देखिए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी कौन है यहां पर? हु वुड बी द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी? जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है वो यहां पर कौन रहेगा? जल्दी से जल्दी बता दीजिए. तो डॉक्यूमेंट्स को, सिग्नेचर्स को यहां पर जो यहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं एएफ के, उनको कौन साइन करेगा? जल्दी से जल्दी आपको यहां पर आंसर कर देना है. पहली बात तो यह है कि जो बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा वो ओपन किया जाएगा किसके नेम में? कर्ता के नेम में ओपन किया जाएगा या फिर एचएफ के नेम में ओपन किया जाएगा? जल्दी से जल्दी इस चीज का आंसर कर दीजिए कि जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, जो अकाउंट ओपन किया जाना है, वो यहां पर कर्ता के नाम में ओपन किया जाएगा या फिर एचएफ के नाम में ओपन किया जाएगा? काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट. देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहां पर वो साइन किए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा? वो यहां पर साइन किए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कर्ता के द्वारा. जो अकाउंट ओपन किया जाएगा वो एचयूएफ के नेम में ओपन किया जाएगा
एचएफ का जो पैन कार्ड है वो यहां पर लगेगा, एंड फर्दर कर्ता की फोटोग्राफ लगेगी, कर्ता के जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहां पर लगेंगे, जो नॉर्मल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इंडिविजुअल केस में एप्लीकेबल रहते हैं वो रहेंगे, एंड साथ ही साथ एक ऑथराइजेशन लेटर रहेगी, एक ऑथराइजेशन लेटर रहेगी बाय द को पार्टनर्स, बाय द को पार्टनर्स, जिसके केस में जो को पार्टनर्स हैं उन्होंने ऑथराइजेशन दी होगी कर्ता को, जिसके केस में जो को पार्टनर्स हैं उन्होंने एक ऑथराइजेशन दी होगी कि कर्ता जो है वो एचएफ का अकाउंट ऑपरेट करेगा, एक ऑथराइजेशन लेटर दी होगी, एंड लिस्ट ऑफ को पार्टनर्स है वो यहां पर दी रहेगी। तो यहां पर सिग्नेचर्स जो है वो कौन करेगा, जो भी यहां पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर्स हैं दोज विल बी बाय द कर्ता ओनली, तो कर्ता उनके ऊपर साइन करेगा, लेकिन ऑथराइजेशन लेटर के ऊपर सभी जो को पार्टनर्स हैं वो सिग्नेचर्स करेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप कि ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू द ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, तो कंपनी का केस में आपको थोड़ी छोटी सी चीजें हैं वो बता देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम अगर बात करते हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म, तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। तो एबीसी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 यहां पर पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। तो यहां पर ए बी एंड सी तीनों ने मान लीजिए 50-50 हजार रुपए लगाए, एंड फर्दर यहां पर इन्होंने पार्टनरशिप फर्म शुरू कर ली कि ये यहां पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो यहां पर पहली बात, पार्टनरशिप फर्म के केस में जो ये पार्टनर्स होते हैं इनकी लायबिलिटी जो होती है दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, इनकी जो लायबिलिटी होती है दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इनका जो पर्सनल एसेट रहेगा इस पार्टनरशिप फर्म में, जो यहां पर इन्होंने पैसे लगाए हैं पार्टनरशिप फर्म में, जिनका शेयर है पार्टनरशिप फर्म में, वो तो लायबल रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ इनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी लायबल रहेंगे, वो भी यहां पर रहेंगे। ओके, तो ये चीज हो गई है। एंड फर्दर आपको एक चीज फर्दर और बता देता हूं कि पार्टनरशिप फर्म में जो ऑनरशिप है वो भी पार्टनर के पास है, जो पार्टनरशिप फर्म है वो यहां पर पार्टनरशिप फर्म के केस में जो ऑनरशिप है वो भी यहां पर किसके पास है, ऑनरशिप इज विद द पार्टनर्स, ऑनरशिप जो है वो पार्टनर्स के पास है। एंड फर्दर जो यहां पर मैनेजमेंट है वो भी काम किसके द्वारा किया जाता है, मैनेजमेंट इज आल्सो डन बाय द पार्टनर्स इटसेल्फ। तो यहां पर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों ही किन के पास होती है पार्टनरशिप फर्म के केस में, दैट लाइज विद द पार्टनर्स, वो यहां पर पार्टनर्स के पास रहती है। इज दैट क्लियर? वो किन के पास रहती है, वो यहां पर पार्टनर्स के पास रहती है, चाहे हम ऑनरशिप की बात करते हैं चाहे हम यहां पर मैनेजमेंट की बात करते हैं, दैट लाइज विद द पार्टनर्स। एंड व्हाट इफ अगर ये पार्टनर्स जो है वो यहां पर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देते हैं, या मान लीजिए कि 2 पार्टनर्स की, ये 3 पार्टनर्स थे तो 2 पार्टनर्स की अगर डेथ हो गई तो उसके केस में ये पार्टनरशिप फर्म जो है ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाएगी। तो ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बंद हो जाएगी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स रहती हैं किसके केस में, यहां पर पार्टनरशिप फर्म के केस में प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन कंपनी के केस में क्या रहता है, कंपनी के केस में ऑनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट, ऑनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। लेट अस टेक द केस ऑफ द XYZ लिमिटेड कंपनी। तो हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होती है जो यहां पर अपने स्टॉक्स को इश्यू कर सकती है इन द पब्लिक। ठीक है, यानी कि जो कैपिटल को रेज कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक इटसेल्फ, उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। ओके, तो यहां पर मान लीजिए इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने यहां पर इसका पैसा लगाया हुआ है। तो शेयर होल्डर्स का मतलब क्या रहता है, शेयर होल्डर्स मींस कि ये यहां पर इनके पास पार्शियल ऑनरशिप है, द शेयर होल्डर्स आर हैविंग द पार्शियल ऑनरशिप, यानी कि जितने एक्सटेंट के इनके पास शेयर्स हैं उतनी यहां पर ऑनरशिप है इनके पास कंपनी की। ठीक है, यानी कि कंपनी को यहां पर ये पैसा एज अ डेब्ट कंपनी ने नहीं लिया, कंपनी ने उधारे के ऊपर पैसा नहीं लिया इन लोगों से, कंपनी के बीच में इन लोगों ने पैसा लगाया है कि हम आपकी ऑनरशिप लेना चाहते हैं। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे यहां पर जो यहां पर ऑनरशिप है उनको यहां पर एक तो डिविडेंड मिलते हैं प्रॉफिट में से। इनको फायदा क्या होता है, शेयर होल्डर्स को फायदा क्या होता है, एक तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसमें से कंपनी डिविडेंड पे करती है, दूसरा है कि यहां पर कैपिटल ग्रोथ तो होती है, कैपिटल ग्रोथ तो होती है, यानी कि अगर शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा तो इनकी भी तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है। ओके, दैट इज दोज आर द प्रॉफिट्स व्हिच आर अवेलेबल विद द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर्स हो गए जो कि ऑनर्स हैं। एंड फर्दर क्योंकि मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर 10 लाख है तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के जो फंक्शंस हैं उनको चलाने के लिए 10 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे फिर डिसीजन लिया जाएगा। तो यहां पर इनको रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन यहां पर पर्संस को कौन रिप्रेजेंट करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो यहां पर इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो यहां पर इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है
वो यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? दोज विल बी रिप्रेजेंटिंग द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि ऑनर्स के बिहाफ पर डिसीजन लेने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कामकाज करेंगे। तो मैनेजमेंट जो है डेट इज अ सेपरेट, जो मैनेजमेंट है वो सेपरेट रहती है, ओनरशिप जो रहती है वो सेपरेट रहती है, एंड कंपनी इटसेल्फ इज अ आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी। कंपनी जो होती है वो इटसेल्फ क्या रहती है? आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी रहती है। ओके एंड जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म के केस में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, लेकिन यहां पर जो ऑनर्स हैं इनकी लायबिलिटी जो रहती है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय द शेयर्स, उसके केस में उनकी लायबिलिटी जो रहेगी वो लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जितनी इनकी शेयर होल्डिंग्स है उसकी जो यहां पर पेड अप वैल्यू है उतनी लायबिलिटी इनकी रहेगी, सिर्फ उसकी फेस वैल्यू की जितनी लायबिलिटी यहां पर शेयर होल्डर्स की रहने वाली है उससे ज्यादा लायबिलिटी उनकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो मान लीजिए पर्सन ए ने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है XYZ कंपनी लिमिटेड में एंड इसके पास 100 शेयर्स हैं कंपनी के, तो यहां पर ए भी क्या है? ए भी यहां पर एक पार्ट ओनर है, किसका? कंपनी XYZ लिमिटेड का। एंड यहां पर 100 शेयर्स की मान लीजिए इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो ए की जो लायबिलिटी है दैट वुड बी मैक्सिमम अप टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 रुपीज, इससे ज्यादा लायबिलिटी ए की यहां पर नहीं है। ओके एंड मोर ओवर अगर किसी मेंबर की, अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये बेसिकली क्या? मेंबर्स हैं कंपनी के, दीज ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अगर किसी शेयर होल्डर की या फिर किसी डायरेक्टर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होता है? डायरेक्टर्स होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर की या फिर मेंबर की डेथ हो जाती है तो कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी चलती रहेगी। सो कंपनी इज हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी चलती ही रहती है। कंपनी के केस में ऐसा नहीं है कि एक पर्सन की डेथ होगी तो कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, एंड मोर ओवर कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है, तो कंपनी अपने नाम में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वो किसी पर्सन को सू कर सकती है, कंपनी को उसके नेम में सू किया जा सकता है। ठीक है, एंड फर्दर दैट इज ऑल रिलेटेड टू इट, एंड फर्दर जैसे जैसे इसकी हम थ्योरी पढ़ते रहेंगे और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती जाएगी। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर हम यहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं एंड फर्दर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स, हम सबसे पहले यहां पर मेंबर्स की बात करने वाले हैं। तो मेंबर्स के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या रहता है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या रहने वाला है इन द केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? जल्दी से जल्दी बता दीजिए। मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि मिनिमम नंबर मेंबर्स का क्या रहेगा एंड मैक्सिमम नंबर जो है मेंबर्स का वो क्या रहने वाला है? काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट, काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या रहेंगे एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या रहेंगे? जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। तो मिनिमम नंबर जो मेंबर्स का है दैट इज 2 एंड फर्दर जो मैक्सिमम नंबर है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 200, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 200। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर अमिया साहू जी ने आंसर दिया है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात अगर हम करते हैं, ये प्राइवेट की बात थी, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो मिनिमम नंबर जो है दैट इज 7 एंड मैक्सिमम नंबर की कोई भी लिमिट नहीं है, दोज आर अनलिमिटेड, दोज कैन बी अनलिमिटेड। तो यहां पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में जो मिनिमम नंबर्स हैं वो यहां पर 7 है एंड मैक्सिमम की कोई भी लिमिट यहां पर नहीं है। एंड इसी तरह से अगर हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं, अगर हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में, तो यहां पर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या रहने वाले हैं? तो यहां पर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या रहने वाले हैं? तो यहां पर हम किसकी बात करने वाले हैं? डायरेक्टर्स की बात करने वाले हैं, डायरेक्टर्स की बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं वो मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर क्या रहने वाला है? What would be the minimum and maximum number of directors in case of the private limited company? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं दैट इज 2 एंड फर्दर जो मैक्सिमम है दैट इज 15। तो प्राइवेट के केस में 2 है एंड 15 है एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में जो डायरेक्टर्स का नंबर है दैट इज 3 एंड 15 एंड फर्दर इसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इन द केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सटेंड करना चाहें तो यहाँ पर जो डायरेक्टर्स के नंबर है उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, तो इन बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ा, तो लेट अस कंसीडर फर्दर द थ्योरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।